इज मानसी, वेलकम बैक टू दी चैनल। सो आई होप आप पुराने पार्ट सारे देख के आए होंगे। नीचे प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको जिसमें सारे पार्ट्स आपको लाइन वाइज मिल जाएंगे। तो फटाफट से इस पार्ट को स्टार्ट करते हैं। 6 क्वेश्चन पे चलते हैं। 6 क्वेश्चन में हमारे पास क्या आ गया, पिक्टोग्राफ आ गया, जिसमें हम ऐसे पिक्चर्स की हेल्प से रिप्रेजेंट करते हैं ना। चलो आओ पढ़ते हैं क्वेश्चन। द नंबर ऑफ पिक्टोग्राफ शोज द नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स, the following pictograph shows the number of tractors in 5 different villages। ठीक है, सो ये अलग अलग ट्रैक्टर्स है। विलेज 1 में एक ट्रैक्टर का मतलब एक ही है, ऐसा नहीं कि एक ट्रैक्टर 10 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो 1 2 3 4 5 6 हैं, यहाँ पे 1 2 3 4 5 हैं और इस तरीके से सारा दे रखा है। अब हमें क्या करना है, ऑब्जर्व द पिक्टोग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। पहला है Which village has the smallest number of tractors? Smallest number सबसे कम कहाँ पे दिख रहे हैं, विलेज डी में दिख रहे हैं। सो हम यहाँ पे लिख देंगे विलेज डी में सबसे कम ट्रैक्टर्स हैं। देन विच विलेज हैज द मोस्ट ट्रैक्टर्स, सबसे ज्यादा ट्रैक्टर्स कहाँ हैं, विलेज सी में। उसके बाद हाउ मेनी मोर ट्रैक्टर्स डज विलेज सी हैव देन विलेज बी, विलेज सी के पास बी से कितने ज्यादा हैं, ये देख लो, यहाँ तक तो दोनों के पास सेम ही है, इतने एक्स्ट्रा 1 2 3। सो कितने एक्स्ट्रा हैं, 3। कोई प्लस माइनस करने की जरूरत नहीं है, पिक्टोग्राफ में हमने ग्राफ देख के ही आंसर दे दिया। उसके बाद देखो कोमल सेज विलेज डी हैज हाफ द नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स एज विलेज ई। अब वो कह रहे हैं विलेज डी के पास, देखो विलेज डी के ट्रैक्टर्स कहाँ हैं, ये रहे भाई 3 ट्रैक्टर्स। और वो कह रही है विलेज ई के पास से हाफ है, इसके पास देखो ये तो दोनों के पास बराबर ही है, इसके पास 1 2 3 ज्यादा है। बिल्कुल सही बात है भाई, अगर हम टोटल देखें तो इसके पास 3 ट्रैक्टर्स है और इसके पास 3 3 6 ट्रैक्टर्स हैं। सो भैया विलेज डी के पास 6 का हाफ कितना होता है, 3। तो बिल्कुल करेक्ट बात है कि भैया विलेज डी जो है हमारा, उसके पास हाफ नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स है जितने विलेज ई के पास है। ठीक है, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 देखते हैं। कहाँ गया भाई, ये 2 बार क्यों आ गया, आजा भाई, क्वेश्चन 7 आ गया। सो क्वेश्चन 7 भी हमारे पास पिक्टोग्राफ है। द नंबर ऑफ गर्ल स्टूडेंट इन ईच क्लास ऑफ अ स्कूल इज डिपिक्टेड बाय दिस पिक्टोग्राफ। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये एक गर्ल का साइन बना है, इसका मतलब 4 गर्ल्स। तो मतलब जैसे अगर मैं कैलकुलेट करूँ इसको, सो 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4, या सिंपल 1 2 3 4 5 6 बनी हुई है, 6 × 4 कर दो, 6 4 = 24। ठीक है, और ये जो आधी गर्ल बनी हुई है इसका क्या मतलब है, देखो एक गर्ल पूरा बना हुआ है तो इसका मतलब 4 गर्ल्स हैं। सो अगर वो हाफ गर्ल बनी हुई है तो मतलब वो 2 गर्ल्स को रिप्रेजेंट करती है। तो इसको काउंट करना पड़े तो कैसे करेंगे, देखो 1 2 3 4, 4 तो पूरी पूरी बनी हुई है, मतलब 4 × 4 16, और ये आधी +2 हो जाएगा तो 16 17 18। सो मतलब ये 18 गर्ल्स हैं। ठीक है, चलो अब क्वेश्चंस देखते हैं और अच्छे से समझ में आएगा। सो सबसे पहले बोला है विच क्लास हैज द लीस्ट नंबर ऑफ गर्ल्स स्टूडेंट। देखो सबसे कम यहाँ पे कहाँ दिख रहे हैं, यहाँ पे देखो एक फुल और एक हाफ, तो मतलब क्लास कौन सी है, ये 8th क्लास। 8th क्लास है हमारी जिसमें सबसे कम नंबर ऑफ गर्ल्स हैं। उसके बाद देखो what is the difference between the number of girls in class 5 and 6। so देखो दोनों में देखते हैं क्या डिफरेंस है। यहाँ पे क्लास 5 में 1 2 2 तो पूरी पूरी बना हुआ है, मतलब 4 2 = 8 गर्ल्स प्लस 2 गर्ल्स ये, सो 8 9 10 10 हो गई। और यहाँ पे देखें, सो 4 4 4 4 4 × 4 कितनी है यहाँ पे, 16 गर्ल्स। इधर 16 गर्ल्स इधर 10 गर्ल्स, तो कितना गैप है दोनों में, कितनी गर्ल्स का गैप है, 6 गर्ल्स का। सो व्हाट इज द डिफरेंस, 6 गर्ल्स का गैप है। क्लास 6 में हमारी 6 लड़कियां ज्यादा हैं। आगे देखो, इफ 2 more girls were admitted in class 2 how would the graph change। अब वो कह रहे हैं, अगर इसको मैं रब कर रही हूँ, अगर क्लास 2 में, कलर चेंज करती हूँ जरा मैं, क्लास 2 कहाँ है, ये रही, इस क्लास में कितनी गर्ल्स एडमिट हो जाए, कहाँ गया, हाउ वुड, कहाँ गया, इफ 2 गर्ल्स मोर, 2 और गर्ल्स। तो ये देखो ये हमारी क्या रिप्रेजेंट करती है, आधा है, तो मतलब ये 2 गर्ल्स को रिप्रेजेंट करता है। अगर 2 लड़कियां और आ जाएं, सो 2 + 2 4 हो जाएगा, मतलब यहाँ पे भी ये हाफ की जगह एक पूरी लड़की आ जाएगी, है ना। सो अब कितना हो जाएगा, ये हाफ की जगह बेसिकली ये गर्ल पूरा आ जाएगा। सो 1 2 3 4 5 पूरी पूरी गर्ल्स बन जाएंगी, मतलब 5 4 =
टोटल 20 गर्ल्स हो जाएंगे। और अगर सिर्फ बताना है कि भैया ग्राफ में क्या चेंज आएगा, सो ग्राफ में चेंज ये आएगा कि ये जो हमारी आधी गर्ल है ये हो जाएगा पूरी, ठीक है। इस तरीके से ये चेंज आएगा क्योंकि 2 गर्ल्स एडमिट हुई हैं सिर्फ। आगे देखो लास्ट पार्ट, हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर इन क्लास 7। 7th क्लास में देखो 1 2 3 3 पूरी गर्ल्स हैं, सो 3 इंटू एक गर्ल 4 रिप्रेजेंट कर रही है, सो 3 4s are 12। सो हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर, 12 गर्ल्स आर देयर, ठीक है, क्लियर है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में देखो, मुदुल हॉर्न्स अ टाइप ऑफ ब्रीड के डॉग की ब्रीड है ये, आर लार्जली फाउंड इन नॉर्थ कर्नाटकाज Bangalore and Vijaypur districts. The government took an initiative to protect these breed by providing support to those who adopt these dogs. So due to this initiative, the number of these dogs increased. The number of Mudal dogs in 6 villages of Karnataka are as follows. So पूरी ही कहानी के बाद हमें ये पता चलता है कि डेटा में क्या दे रखा है, हमें बता रखा है नंबर ऑफ डॉग्स, ठीक है। चलो अब लिख लेते हैं, यहाँ पे पहले इसको ढंग से लिखते हैं। विलेज ए में कितने हैं भाई, 18 नंबर, विलेज बी में है 36, देन विलेज सी में है 12, विलेज डी में है 48 एंड विलेज ई में है हमारे पास कितने 18 और लास्ट विलेज एफ में है 24, ठीक है। अब हमें करना क्या है इस डेटा का, प्रिपेयर अ पिक्टोग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब मेरे को तो इतना अच्छा डॉग बनाना आता नहीं, तो मैं क्या करूंगी, एक सिंपल लेट्स सपोज एक सर्कल ले लिया जिससे मैं रिप्रेजेंट करूंगी। लेकिन अगर मैं कहूं कि ये एक सर्कल रिप्रेजेंट करेगा 1 डॉग को, सो यहाँ पे जिधर 48 डॉग्स हैं तो मुझे तो 48 बार सर्कल्स बनाना पड़ेगा, तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, हम एक नंबर ढूंढेंगे जिससे हम इसको लिख सके। जैसे अगर देखो कौन सा ऐसे है जो ये सारे आएगा, एक तो 2 आ सकता है, 2 के टेबल में ये सारे आएंगे। तो अगर मैं कहूँ कि एक सर्कल जो है वो 2 डॉग्स को रिप्रेजेंट करता है, तो इसके लिए भी देखो 48 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तब भी 24 आता है, तब भी 24 सर्कल्स बनाने पड़ेंगे। मतलब कोई और बड़ा नंबर लेते हैं, और बड़े नंबर में देखो 3 के टेबल से सोचे तो 3 भी हो सकता है, अगेन 3 से सारे डिविजिबल हैं। अगर हम सोचे और थोड़ा बड़ा नंबर लेने का, सो क्या 4 नंबर नहीं, 18 नहीं आएगा। इसके अलावा अगर हम 6 नंबर सोचे तो 6 3s are 18, 6 6s are 36, 6 इंटू 3 हमारे पास 6 इंटू 2 12 हो जाएगा, एंड 6 8s are 48। तो सिर्फ 8 सर्कल्स बनाने पड़ेंगे। सो दैट मीन्स हम यहाँ पे, अब मैं ये रब करती हूँ और पिक्टोग्राफ बनाते हैं, और यहाँ पे पहले ही लिख देते हैं कि भाई एक सर्कल का मतलब है 6 डॉग्स, ठीक है। तो पहले हमें 18 डॉग्स बताने हैं, तो कितने सर्कल बनाने पड़ेंगे, 6 इंटू 3 होता है 18, तो मतलब 3 सर्कल्स, 1 2 3, सो 6 6 6 18 डॉग्स हो गए। देन 36, 6 इंटू 6 36 होता है, सो 1 2 3 4 5 6 सर्कल्स बना दिए हमने। नेक्स्ट है 12, 6 इंटू 2 होता है 12, सो 2 सर्कल्स बनाएंगे। उसके बाद हमारे पास 48, 6 इंटू 8 होता है 48, सो 1 2 3 4 5 6 7 8। जब भी आप पिक्टोग्राफ बनाओगे ना, एक चीज का ध्यान रखना, जैसे यहाँ पे 1 है, इसके नीचे इसके नीचे इसके नीचे ये सारे एक दूसरे के नीचे होने चाहिए, ताकि जब आप बाद में कैलकुलेट करो कौन सबसे ज़्यादा है। अगर बिल्कुल कोई पास पास कोई दूर दूर बनाओगे तो पता ही नहीं चलेगा, इसलिए हमेशा सेम उस पे बनाना। विलेज ई में कितने हैं, 18 डॉग्स, तो फिर से भाई 6 इंटू 3 18 होता है, सो मतलब 3 सर्कल्स बनेंगे इस तरीके से। एफ देखो 24, सो 6 के टेबल में 24 कब आता है, 6 4s are 24, सो कितने सर्कल्स बनेंगे, 4 सर्कल्स बनेंगे, ठीक है, क्लियर है। पिक्टोग्राफ बन गया। अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। व्हाट विल बी अ यूजफुल स्केल और की टू ड्रॉ दिस पिक्टोग्राफ। सो कौन सा यूजफुल था, हमने कितना लिया 6 यूनिट्स का, वो हमारे लिए
यूजफुल या 6 यूनिट्स, या हम ऐसे लिख देते हैं कि 1 सर्कल रिप्रेजेंट 6 डॉग्स। ठीक है, ये सर्कल है, किटेन समझो। सो 1 सर्कल रिप्रेजेंट 6 डॉग्स, ये हमने स्केल लिया है। आगे देखो बी पार्ट, हाउ मेनी सिंबल्स विल यू यूज टू रिप्रेजेंट द डॉग्स इन विलेज बी। विलेज बी में हमने कितने सर्कल्स यूज करे हैं? 1 2 3 4 5 6, कितने यूज करे हमने? 6, क्योंकि 6 6 36 होता है। विलेज बी में 36 नंबर ऑफ डॉग्स थे। उसके बाद है कामिनी सेड दैट द नंबर ऑफ दीज डॉग्स इन विलेज बी एंड विलेज डी टुगेदर will be more than the number of these dogs in other 4 villages. Is she right? Give reason for your response. चेक कर लेते हैं उसने क्या बोला कि विलेज बी में जितने डॉग्स हैं और प्लस कर दो विलेज डी में जितने डॉग्स हैं, दैट टुगेदर विल बी मोर देन, वो ज़्यादा होगा जब आप ए के, सी के, ई के, एफ के सबके कैलकुलेट करोगे ना, तब भी इन दोनों का जो कैलकुलेशन है वो ज़्यादा आएगा। चेक करके देखना पड़ेगा। सो पहले बी और डी के डॉग्स को प्लस करते हैं। सो विलेज बी में कितने डॉग्स हैं? चेक करो, विलेज बी में है 36 डॉग्स, तो ये हो गया 36 प्लस विलेज डी में कितने डॉग्स हैं? विलेज डी में है 48 डॉग्स, सो प्लस कर दो 48, सो ये आ गया 6 6 12 13 14, सो ये हो गया हमारे पास 14 4 4 8, सो ये टोटल हुए हैं 84 डॉग्स। और यहाँ पे हमें ए विलेज में, सी विलेज में, ई विलेज में और एफ विलेज में, सो विलेज ए में कितने हैं? 18 एंड विलेज सी में 12, दो लिख लेते हैं 18 और 12, तो 18 प्लस 12। विलेज ई और एफ में कितने कितने हैं? ई में 18 और 24, सो 18 और 24 प्लस करते हैं, सो ये हो जाएगा 8 9 10 18 19 20 21 22, सो ये आ गया 22, देन 2 3 4 5 6 7, सो यहाँ पे हैं इन चारों विलेज के मिला के 72 हैं और इन दोनों के मिला के 84 है। मतलब कामिनी करेक्ट कह रही थी कि इन दो विलेज के डॉग्स मिलाओगे और इन सब के मिलाओगे तब भी ये जो दो विलेज के हैं वो ज़्यादा होंगे, तो मतलब कामिनी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, चलो लास्ट आगे देखते हैं। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है 9th क्वेश्चन। अ सर्वे ऑफ 120 स्कूल स्टूडेंट्स वाज कंडक्टेड टू फाइंड आउट विच एक्टिविटी दे प्रेफर टू डू इन देयर फ्री टाइम। सो बच्चों से पूछा कि तुम्हें कौन सी एक्टिविटी करनी पसंद है, तो भैया 45 बच्चों ने कहा प्लेइंग, 30 बच्चों ने कहा रीडिंग स्टोरी बुक्स, टीवी देखना 20 बच्चों को पसंद है, 10 बच्चों को म्यूजिक सुनना और 15 बच्चों को पेंटिंग करना। अब हमें क्या करना है? वी हैव टू ड्रॉ अ बार ग्राफ टू इलस्ट्रेट द अबव डेटा टेकिंग द स्केल ऑफ 1 यूनिट लेंथ इक्वल्स टू 5 स्टूडेंट्स। देखो पहले मैं तुम्हें ये चीज़ समझाती हूँ। यहाँ पे जो है ना बच्चे, हमें 5 दो तरीके होते हैं बनाने के। जैसे अब हम बार ग्राफ बनाने लगे हैं ना, सो चलो यहाँ पे हमने ये वर्टिकल वाला जो कॉलम है ना, इसको समझाती हूँ। ये हमारा बॉक्स आ गया, बट चलो कोई बात नहीं, इसको ऐसे ले लेते हैं। अरे ये क्या बात है, रुको रुको रुको। सो ये जो हमारा वर्टिकल वाला कॉलम है ना, इसमें देखो अब उन्होंने हमें क्या समझाया है कि 1 यूनिट लेंथ इक्वल है 5 स्टूडेंट्स के। ठीक है, तो हमें समझ में आ गया कि गैप 5 5 का होना चाहिए, क्योंकि देखो 45 नंबर तक तो नहीं लिखोगे। सो अब इसके क्या तरीके हैं? 2 तरीके। एक तो हम स्केल ऐसे ले, 0 से स्टार्ट हुआ, फिर 5, फिर 10, फिर 15, फिर 20, फिर 25, फिर 30, फिर 35, फिर 40 और देन 45। एक तरीका तो ये है। या हम नंबरिंग वही रखें कि इसको मैं कलर चेंज करके लिखती हूँ। नंबरिंग मैं वही रखूँ कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है और ऊपर 10 है। लेकिन भैया जो 8 है वो 5 यूनिट को बता रहा है, तो 8 5 40, तो ये सब तुम प्लॉट करोगे ना तो बड़ा डिफिकल्ट लगता है। सो अगर उन्होंने बोला है 1 यूनिट 5 स्टूडेंट को रिप्रेजेंट करती है, तो या तो आप नंबरिंग ऐसे कर लो, बस आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई 4 पे मार्क हो रखा है, सो मतलब अगर वो 4 तक आया है तो 4 का क्या मतलब है? 4 × 5, क्योंकि 1 यूनिट 5 स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट कर रही है, सो ये मतलब 20 है। तो एक तरीका ये है कि नंबरिंग आप रखो, या अगर उन्होंने बोला है 1 यूनिट 5 स्टूडेंट्स के बराबर है,
तो आप डायरेक्ट 5-5 का गैप ले लो, ठीक है। जैसा आपको ठीक लगे आप कर सकते हो। यहाँ पे गैप लोगे तो बहुत ही ईजी होगा बनाना, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि अगर 1 2 3 4 लिखते हो तो कैसे प्लॉटिंग करोगे, ठीक है। सो अभी के लिए इसको कर देते हैं रब, और मैं आपको सिखाती हूँ कि यहाँ पे हमने लिया और अब हम क्या करेंगे, हम यूनिट 1 से लेंगे, इसको आगे बाद में एक्सटेंड कर लेंगे क्योंकि थोड़ा सा बड़ा बनेगा बार ग्राफ। सो अभी हम 5-5 की जगह ऐसे लिख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 5 45, तो सबसे बड़ा यहीं तक ही आएगा। चलो अब थोड़ा थोड़ा सा इसको ऐसे शिफ्ट करते हैं ताकि हम बार्स बना सके। एक एक करके स्टार्ट करते हैं, थोड़ा पास पास बनाएंगे ताकि इतनी जगह में ही हो जाए। सो पहला है 45 को अगर आपको रिप्रेजेंट करना है, सो हमें पता है भाई एक जो हमारी यूनिट है वो 5 के बराबर है। सो इसको हम डिवाइड कर देंगे 5 से। अगर हम इसको डिवाइड करेंगे 5 से तो 45 डिवाइडेड बाय 5 क्या आएगा हमारे पास, 9 आएगा। मतलब जो पहला हमारा बार बनेगा वो 9 तक जाएगा। सो मान लो मैंने इसको यहाँ से स्टार्ट किया और ये मैंने बार बना दिया 9 तक, ठीक है। सो पहला किस चीज का है, प्लेइंग का। सो ये हो जाएगा प्लेइंग हमारा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, रीडिंग स्टोरी बुक्स, तो वो 30 है। अगेन क्योंकि यहाँ पे 1 यूनिट 5 को रिप्रेजेंट कर रही है तो क्या आएगा, ये हो जाएगा डिवाइडेड बाय 5, तो 30 डिवाइडेड बाय 5 इज 6। तो आ जाओ जरा देखो 6 कहाँ पे है, यहाँ पे। सो ये बना दिया हमने दूसरा बार अपना, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, रीडिंग स्टोरी बुक्स। तो ये किसके लिए है, ये बार बना है रीडिंग का, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है वॉचिंग टीवी। अब 20 बच्चों ने बोला है, सो यहाँ पे डिवाइडेड बाय क्या करना पड़ेगा, 5। सो कितना आएगा, 4, मतलब बार कितना जाएगा, 4 तक जाएगा। सो ये रहा 4 नंबर, यहाँ से बना दिया हमने एक बार इस तरीके से। अभी किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है वॉचिंग टीवी। नेक्स्ट देखो 10 डिवाइडेड बाय 5 इज 2। सो यहाँ पे कितना बार बनेगा, ये गया हमारा 2 का बार, इतना बनेगा। और ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, म्यूजिक को। तो इसको यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ लिख देते हैं म्यूजिक, ठीक है। और जरा इसको और थोड़ा सा स्ट्रेच करने की कोशिश करते हैं, इस तरीके से आगे ले जाते हैं। एक ही बचा है वैसे तो हमारा बार बनाने वाला। सो लेट्स सी, अब 15 है। सो ओनली कर ले, 15 को अगर आप डिवाइड करोगे 5 से तो क्या आएगा, 3, क्योंकि 5 3 15 होता है। सो अब जो बार बनेगा वो 3 तक बनेगा यहाँ पे इस तरीके से। और ये बार क्या रिप्रेजेंट करता है, ये लास्ट क्या था हमारे पास, लास्ट में हमारे पास था पेंटिंग। सो ये बार हमारा है पेंटिंग के लिए। सो यहाँ लिख देते हैं हम पेंटिंग, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। यहीं पे थे कुछ क्वेश्चंस, क्या, रुको रुको रुको, इसमें कुछ पूछे हैं क्वेश्चंस। यहाँ पे सिर्फ एक ही क्वेश्चन है, विच एक्टिविटी इज प्रेफर्ड बाय मोस्ट स्टूडेंट्स अदर देन प्लेइंग। देखो जैसे ही आप पढ़ोगे ना, मोस्ट स्टूडेंट्स क्या प्रेफर करते हैं, सबसे पहले देखिएगा सबसे बड़ा बार प्लेइंग का है तो प्लेइंग लिख देंगे। लेकिन क्वेश्चन में उन्होंने बोला अदर देन प्लेइंग, मतलब प्लेइंग के अलावा। सो देखो प्लेइंग के अलावा सबसे बड़ा ग्राफ किसका है, सबसे बड़ा बार है रीडिंग वाला। सो रीडिंग स्टोरी बुक्स, ओके क्लियर। चलो अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10। सो क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, स्टूडेंट्स एंड टीचर ऑफ अ प्राइमरी स्कूल डिसाइडेड टू प्लांट ट्री सैपलिंग्स इन द स्कूल कैंपस एंड इन द सराउंडिंग विलेजेस ड्यूरिंग द फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई। सो डिटेल्स ऑफ द सैपलिंग दे प्लांटेड आर एज फॉलोज। जैसे यहाँ पे देखो, मंडे को 50 से थोड़ी सी ज्यादा, ट्यूसडे को 40, देन वेडनेसडे को 30, देन थर्सडे को 40, देन फ्राइडे को 50, देन सैटरडे को 60, देन संडे को 40। तो इतने अलग अलग डेज पे उन्होंने इतने इतने सैपलिंग्स प्लांट करे। अब देखते हैं क्वेश्चंस क्या पूछा है हमसे। पहला क्वेश्चन है, द टोटल नंबर ऑफ सैपलिंग्स प्लांटेड ऑन वेडनेसडे एंड थर्सडे। वेडनेसडे और थर्सडे को कितना करा है, देखो जरा, वेडनेसडे का पहले लिख लेते हैं। वेडनेसडे ये रहा, वेडनेसडे को कितने करे हैं 30, और थर्सडे को कितने करे हैं 40। सो 30 + 40 कितना हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 4 5 6 7। सो देयरफॉर 70 टोटल करे हैं वेडनेसडे और
थर्सडे को। उसके बाद पूछा है द टोटल नंबर ऑफ सैपलिंग प्लांटेड ड्यूरिंग द होल वीक, पूरे वीक में कितने प्लांट करे हैं, काउंट करते हैं। अब ये 40 से थोड़ा सा ऊपर है, देखो, और ऐसा भी नहीं है हाफ है, हाफ हो तो हम 55 ले लेते हैं कि 50 और 60 के बीच में 55 हो गया, लेकिन ये उससे भी कम है तो ये मान लेते हैं 52 ले लिया हमने। ट्यूसडे को कितने हैं, 40 है। उसके बाद फ्राइडे का लिख लेते हैं, कितने हैं, 50 प्लांट करे हैं। सैटरडे को कितने प्लांट करे हैं, 60 प्लांट करे हैं। एंड संडे वाली लाइन है 40 की, अब सबको प्लस कर लेते हैं। सो ये तो 0 0 0 0 2 आ गया यहाँ पे। अब 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31। सो टोटल 312। सो हमसे पूछा था टोटल वीक में कितने करे हैं, 312 सैपलिंग्स, ठीक है। चलो, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ सैपलिंग्स वर प्लांटेड ऑन एंड द लीस्ट नंबर ऑफ सैपलिंग्स वर प्लांटेड ऑन। सो देखो, सबसे बड़ा बार हमारा कौन सा है, सैटरडे को। सो सबसे ज्यादा सैटरडे को प्लांट करे हैं एंड सबसे कम वेडनेसडे को। सो हाईएस्ट ग्रेटेस्ट थे वेडनेसडे को, नहीं वेडनेसडे, अरे मैं खुद ही कंफ्यूज हो गई। देखो जरा, सैटरडे को सबसे ज्यादा, करेक्ट लिख रहे थे, सैटरडे को सबसे ज्यादा और वेडनेसडे को सबसे कम। नेक्स्ट है व्हाई डू यू थिंक दैट इज द केस, व्हाई वर मोर सैपलिंग्स प्लांटेड ऑन सर्टेन डेज ऑफ द वीक एंड लेस ऑन द अदर्स, कैन यू थिंक ऑफ पॉसिबल एक्सप्लेनेशन फॉर रीजंस, हाउ कुड यू ट्राई एंड फिगर आउट वेदर योर एक्सप्लेनेशंस आर करेक्ट। सो देखो यहाँ पे क्यों ऐसा है कि किसी दिन पे ज्यादा किसी दिन पे कम। अब इसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। पहला भैया, मान लो जैसे सैटरडे को सबसे ज्यादा, सैटरडे को सारे बच्चों की भी मान लो स्कूल की छुट्टी होगी, टीचर्स भी फ्री होंगे, तो उस दिन वो ज्यादा प्लान कर पाए, ठीक है। अब और इसका पहला तो चलो हो सकता है अवेलेबिलिटी, दूसरा हो सकता है क्लाइमेट के हिसाब से। मान लो भाई किसी दिन उन्होंने सोचा वो ज्यादा प्लांट करेंगे लेकिन बारिश हो गई तो वो नहीं कर पाए, सो क्लाइमेट एक रीजन हो सकता है। तो ऐसे डिफरेंट रीजन हो सकते हैं जिसकी वजह से अब कम ज्यादा होंगे। अब भैया हमें क्या पता भाई, वो तो वो बच्चे और टीचर्स जाने, ठीक है ना। चलो आगे देखते हैं। आगे है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11, मुझे लगा 10 ही क्वेश्चन है, ये आई थिंक लास्ट होगा, चेक करें। अरे भाई हाँ, सो ये फाइनली लास्ट क्वेश्चन है, फिर हमारे पास नया टॉपिक आ जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 11, द नंबर ऑफ टाइगर्स इन इंडिया वेंट डाउन ड्रास्टिकली बिटवीन 1900 एंड 1970, ठीक है। तो यहाँ पे टाइगर्स, जैसे टाइगर्स की पॉपुलेशन कम होने लगी। सो प्रोजेक्ट टाइगर वाज लॉन्च इन 1973। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया to track and protect the tigers in India. Starting in 2006, the exact number of tigers in India was tracked. Then Shagufta and Divya looked up information about the number of tigers in India between 2006 and 2022 in 4 years interval. They prepared a frequency table for this data and a bar graph to present this data. But there are few mistakes in the graph. Can you find those mistakes and fix them? So आपके पास सारा डेटा दे रखा है, आपको क्या करना है, चेक करना है कि इस ग्राफ में क्या गलतियां हैं। सो डेटा देखो, 2006 में कितने थे, 1400, 2010 में 1700, 14 में 2200, 18 में 3000 और 2022 में 3700। अब यहाँ पे ग्राफ चेक करें तो सबसे पहले चलो 2022 से स्टार्ट कर लेते हैं, 3700। सो ये रहा हमारा 3000 और इन दोनों के बीच में यहाँ पे कहीं होगा 3500 और ये थोड़ा सा इससे ज्यादा है। सो मेरे हिसाब से तो ठीक है, 37 ही रिप्रेजेंट करना था उसको। सो ये करेक्ट लग रहा है। आगे देखो 2018 में कितने हैं, 3000। तो यहाँ पे ग्राफ कहाँ तक जाना चाहिए था, 3000 इधर है। सो इस ग्राफ को यहाँ पे जरा इस पे लाइन लेके रिप्रेजेंट कर लेते हैं या इससे करते हैं, ये होना चाहिए था कहाँ तक, 3000 तक, यहाँ तक होना चाहिए था। थोड़ा सा इसको आगे कर देंगे इस तरीके से, ठीक है, ये 3000 तक होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास 14 में 2200। तो देखो जरा 2000, ये तो बहुत ज्यादा पास है, इन दोनों समझना इस चीज को ढंग से। 2000 और 3000 के बीच में मिड में कितना होगा, 2500 और ये 2200 है, मतलब ये इससे भी कम। तो मैक्सिमम कहाँ तक जाना चाहिए था, इसको बार को यहाँ तक जाना चाहिए था, इसके आगे ये एक्स्ट्रा गया हुआ है, तो ये मिस्टेक है। देन 2010 में 1700। तो देखो इन दोनों के बीच में कितना होगा,
1500 होगा, तो ये बीच से थोड़ा सा एक्स्ट्रा, क्योंकि यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करना है 1700, ठीक है। देन है हमारे पास 1400, 2006 में 1400, ये देखो भाई 1500 इधर है तो 1400 यहाँ कहीं तक होगा। सो ये बार इतना आना चाहिए था, ठीक है। सो जो जो मिस्टेक्स थे हमने करेक्ट कर दी, जहां बार छोटा था हमने बड़ा कर दिया और जिधर बड़ा था उसको कट करके छोटा कर दिया। तो ये सारी चेंजेस हमें करने की जरूरत है, ठीक है। अब चलते हैं आगे। So now the last topic we have is artistic and aesthetic considerations. So अब यहाँ पे कुछ नया पढ़ा नहीं रहे, सिर्फ आपको बता रहे हैं। जैसे मैंने जब बार ग्राफ पढ़ रहे थे तो हमने कहा था कुछ बार ग्राफ्स हमने देखे जो इस तरीके से थे, ठीक है, मतलब ऐसे बार्स बने हुए थे हॉरिजॉन्टल, और कुछ देखा हमने ऐसे वर्टिकल बार बने हुए थे। तो जो ये वर्टिकल बार होते हैं इनको हम बोलते हैं कॉलम ग्राफ। अरे इसको क्या बोलते हैं बच्चे, इसको हम बोलते हैं कॉलम ग्राफ, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब वो कह रहे हैं कि जैसे मान लो ये कॉन्टिनेंट्स हैं, ठीक है, उन्होंने बताया ये अलग अलग माउंटेन्स हैं और उन अलग अलग माउंटेन्स की हाइट दे रखी है। जैसे हमें पता है माउंट एवरेस्ट सबसे ज़्यादा है एंड इस तरह करते करते सबकी हाइट है। सो इसी डेटा को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया, इसी डेटा को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया। अब क्योंकि यहाँ पे हाइट की बात हो रही है तो जो हमारा ये वाला ग्राफ है ये ज्यादा अपीलिंग लगेगा, क्योंकि देखो देखते पता चल रहा है ये टॉलेस्ट है, क्योंकि इसका ग्राफ की हाइट सबसे बड़ी है, मतलब ये टॉलेस्ट माउंटेन है। सो यहाँ पे सिर्फ आपको ये बताया जा रहा है कि किसी चीज को प्रेजेंट करने की कुछ एस्थेटिक्स होते हैं, कि जैसे अगर मान लो हम कोई शूट कर रहे हैं, मान लो मैं आपको कोई मेकअप प्रोडक्ट्स दिखा रही हूँ तो पीछे बैकग्राउंड अच्छा लगे तो हम ये सोचते हैं ना कि पीछे अच्छे एस्थेटिक्स होने चाहिए, लाइटनिंग अच्छी होनी चाहिए, है ना। सो जब हम बार ग्राफ्स बनाते हैं तब भी हम इस चीज का ध्यान रखते हैं। जैसे यहाँ पे क्योंकि माउंटेन्स की हाइट बता रहे थे तो ज्यादा प्रेफर करेंगे हम कॉलम ग्राफ बनाना, क्योंकि वो हाइट को रिप्रेजेंट करेगा। ऐसे ही दो एग्जांपल्स और हैं। सो इफ यू वांटेड टू विजुअली रिप्रेजेंट द डेटा ऑफ द हाइट्स ऑफ द टॉलेस्ट पर्सन इन ईच क्लास इन योर स्कूल, वुड यू यूज अ ग्राफ विद वर्टिकल बार्स और हॉरिजॉन्टल। अब अगेन हाइट की बात हो रही है, जब भी हाइट रिप्रेजेंट करना है सो हमारे जो वर्टिकल बार्स हैं वो ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे, है ना। तो कि देखते पता चला कि हाइट यार इसकी सबसे लंबी है। नेक्स्ट देखो, if you were making a table of the longest rivers on each continent and their length, would you prefer to use a bar graph with vertical bars or with horizontal bars? अब हमें क्या बतानी है, लेंथ बतानी है किसी चीज की। सो अगर मैं रिवर्स बता रही हूँ कौन सी रिवर कितनी लंबी है, सो अगर इस तरीके से बना होगा तो ज्यादा बढ़िया लगेगा, क्योंकि लेंथ बता रहे हैं। यहाँ पे हम हाइट नहीं लेंथ देख रहे हैं, तो जो सबसे बड़ी रिवर है उसकी लेंथ सबसे ज्यादा नजर आएगी। सो इस केस में हम क्या यूज करना प्रेफर करेंगे, हम लोग हॉरिजॉन्टल बार्स यूज करना प्रेफर करेंगे, क्योंकि वो लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे वर्टिकल हाइट बताता है, ऐसे ही जो हमारे हॉरिजॉन्टल है वो लेंथ को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। चलो आगे देखो, अब जो माउंटेन वाला था ना उसको और इंफोग्राफिक्स क्या होता है, data visualization such as bar graphs are further beautified with more extensive artistic and visual imagery. They are called information graphics or infographics for short. अब जैसे माउंटेन्स की हाइट बता रहे थे उसमें और आर्टिस्टिक अगर हो, जैसे अभी तो हमने बार्स में देखा, ठीक है भाई, हॉरिजॉन्टल बार्स में बढ़िया पता चल रहा है कि ये माउंटेन सबसे बढ़िया है, ये इतना बड़ा नहीं है, बढ़िया नहीं मतलब बड़ा है और नहीं है। यहाँ पे उन्होंने थोड़ा सा ऐड कर दिया कि देखो ये माउंटेन्स है, आप इमेजिन करो कि माउंट एवरेस्ट इतना बड़ा और उसके बाद वाला में इतना गैप, दूसरा इतना, तो यहाँ पे हमें साथ साथ ये भी दिख रहा है कि कौन सा सबसे छोटा है वो तो पता चल ही रहा है, और कितना छोटा है ये भी रिप्रेजेंट हो रहा है। तो ये सिर्फ क्या कर रहे हैं, डेटा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बट ज्यादा आर्टिस्टिक वे में रिप्रेजेंट हो रहा है। तो इसको हम बोलते हैं इन्फोग्राफिक्स, ठीक है। इसी के साथ ये आपको बनानी नहीं है, सिर्फ याद रखने हैं। इसी के साथ ये चैप्टर हमारा होता है कंप्लीट। सो फाइनली चैप्टर कंप्लीट हो गया, सारे पार्ट्स खत्म हो गए, और आई होप कि इस चैप्टर को करने में आपको मजा आया होगा और जितनी चीजें हमने सीखी हैं वो सब आपको समझ में आ गई हो। अब मैं आपके सामने आऊंगी अगले चैप्टर के साथ। सो आई सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।